हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है बजट 2024 पीएम मोदीज बिग मिस्टेक बजट 2024 एक्सप्लेन्ड बाय अबे एंड नीहू। इनके वीडियोस जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, उनका ना बताने का स्टाइल बहुत जबरदस्त होता है। मुझे याद है लास्ट ईयर भी हमने ना बजट पे हमने Yes. इनकी वीडियो की थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल, इससे पहले और मुझे मेरा ख्याल है बजट जो नॉन टेक्निकल आदमी है ना, हाँ। वो बड़ी इजीली समझ गया था कि बजट क्या होता है। यही मैं कहने लगी थी कि वैसे मुझे बजट की इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जब इन्होंने एक्सप्लेन किया था तो काफी अच्छे तरीके से। नॉर्मली बजट का हमारे इधर यही होता है कि कौन सी चीज महंगी हो गई, हाँ। सस्ती तो खैर होती नहीं, किस पे ड्यूटी ज्यादा लग गई है, किस पे कम लगी है, ऐसा कुछ बिल्कुल। मतलब आम पब्लिक के माइंड में होता हाँ, है। ऐसा ही है। तो और आप देखते टाइटल में हैं बताया इंडिया गया का बजट क्या है। हाँ, कोई बिग मिस्टेक का भी जिक्र किया हाँ। गया। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन पकड़ेगा या फिर अपने सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर देगा? इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं पर मिलता है तो वो है भारत का बजट। इन शॉर्ट, मिडिल क्लास को मिला ठेंगा, गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। मिडिल क्लास चुपचाप अपना टैक्स भरता है और उसका पैसा यूपीएससी के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नजर आपके सेविंग्स पर। लगता है इतना सारा टैक्स लेने के बाद एक बार बिहार और आंध्रा जरूर जाना चाहिए देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है और लॉन्ग टर्म 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पर भी दिख रहा है। ये क्या चल रहा है यार? मिडिल क्लास को क्या मिला? क्या टैक्स का बर्डन हल्का हुआ? मोदी जी की थर्ड टर्म में उनका फोकस कौन से एरियाज में होने वाला है? हमारे टैक्स के पैसे बड़े भरोसे से सरकार के हवाले करते हैं। ये पैसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर ये पैसे सरकार ठीक से यूज नहीं करती तो इसमें सरकार से ज्यादा हमारा नुकसान है। इसीलिए एक चौकीदार की तरह सरकार पर नजर रखनी पड़ती है और हम चाहते हैं कि आप और हम साथ में सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करें। अगले कुछ मिनटों में हम इस साल के बजट के हाइलाइट्स आपको समझाएंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल ऐसे ही। चैप्टर 1, बजट होता क्या है? चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको एक मोबाइल खरीदना है और आप दुकान में जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कोई अच्छा मोबाइल दिखाओ, तो दुकानदार पहले सवाल क्या पूछता है? वो कहता है अरे मैडम फोन तो सारे अच्छे ही हैं, आपका बजट क्या है? आपका बजट 2 फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। एक है कि आप कितना पैसा कमाते हो और दूसरा है कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो। आजकल कई लोग ईएमआई पर भी फोन लेते हैं क्योंकि उनके लिए फोन जरूरी है, फिर उनके हाथ में पैसे हो या ना हो। ये 3 बातें समझना सिंपल है, राइट? तो आपके लिए देश का बजट समझना भी सिंपल है। बड़े अच्छे से जैसे आपका इनकम होता है वैसे देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे अगर सेंटर किसी स्टेट को लोन देती है तो उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट, पावर सप्लाई के लिए फीस, फाइन्स, पेनल्टीज एटसेट्रा। इन सारी बातों को मिलाकर बनता है देश का इनकम, जिसे फैंसी भाषा में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके अनुमान लगाती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार कितने पैसे कमाएगी। बजट डॉक्यूमेंट्स में ये एक काफी इम्पोर्टेंट फिगर है कि गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपया कहां से और कौन से सोर्सेस से आता है। सोचने जैसी बात है कि इतने टैक्सेस देने के बावजूद इनकम टैक्स से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बोरोइंग से आता है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स यानी रोजमर्रा और रेगुलर। रेवेन्यू रिसीट्स यानी वो रिसीट्स जो आपको रेगुलरली मिलते हैं, जैसे कि सैलरी या फिर एफडी या सेविंग्स बैंक पर इंटरेस्ट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो आपको डे टू डे लाइफ में खर्च करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज एटसेट्रा। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। और इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं। कैपिटल यानी वन टाइम या फिर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट कभी भी सही तरह से बारिश की प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। इधर भी ऐसे ही। कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंसेस दोनों कुछ वैसे ही होते हैं, जो आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो कितने अमाउंट में आएंगे इसकी सरकार को कोई सर्टेनिटी नहीं होती। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें एसेट क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे रेलवे को अपग्रेड करना,
डिफेंस परचेजेस करना, नई सड़कें बनाना, नए हॉस्पिटल बनाना। कैपिटल रिसीट में मेजरली बोरोइंग्स और ग्रांट्स आते हैं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार इतने रुपए कमाएगी और खर्च कितने करेगी पता है? इतने। क्या हम यानी भारत सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा स्पेंड करती है? हम इतना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? चलिए बजट डॉक्यूमेंट को समझते हैं। चैप्टर 2 आमदनी 98, खर्चा रुपया। एक्सपेंडिचर एक ज्यादा है। बजट 3 तरह का हो सकता है। सरप्लस बजट जहां हमारा इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है, बैलेंस बजट जहां हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों सेम टू सेम होते हैं, और डेफिसिट बजट जहां हमारे एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है। फन फैक्ट, भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 1950-51 में हमने एक सरप्लस बजट प्रेजेंट किया था। यहाँ पूरे 71 लाख का सरप्लस भारत की तिजोरी में बचा हुआ था। उसके बाद आने वाले सारे बजट्स डेफिसिट बजट्स ही थे। बजट के टॉप 5 मिनिस्ट्रीज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,58,158 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6,21,940 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2,78,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2,55,393 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,23,323 करोड़। हमारा सबसे बड़ा स्पेंड इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होगा, रुपीज 11,62,940 करोड़, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। ये पूरे बजट के कैपिटल आउटले से भी ज्यादा है। बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स के फॉर्म में आएंगे। उसके सामने टोटल एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस 48,20,512 करोड़ होंगे। यानी गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने के लिए 16,13,312 करोड़ बोरो करने पड़ेंगे। चैप्टर 3 फोकस कहां पर हुआ? इस बजट में फोकस कहां हुआ? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि मॉडर्न भारत में सिर्फ 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। कुल मिलाकर 9 प्रायोरिटीज की बातें हुई जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फोकस एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास पर हुआ, एटलीस्ट ऑन पेपर। शुरुआत मिडिल क्लास से करते हैं। इन शॉर्ट मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नजर आपके सेविंग्स पर। हमारे जीडीपी का 3.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा। 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होंगे। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट हुए हैं। बिहार में 26,000 करोड़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, नालंदा और गया जैसे लोकेशंस को डेवलप करने के लिए खर्च होने वाले हैं। आई होप कि ये पैसे एक्चुअल में सही कामों के लिए खर्च होते हैं। लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्र जरूर जाना चाहिए, देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल मूव है। आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार के बगैर सरकार गिर सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए। ओवरऑल फोकस भारत का कर्जा कम करने पर हुआ है, यानी फिस्कल डेफिसिट। इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा और अगले साल तक 4.5% तक कम करने का अनुमान लगाया जा रहा है। चैप्टर 4 सरकार की उधारी। ये पैसा आता कहां से? अगेन उसी फोन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आपको रील्स बनाने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं, राइट? सरकार भी वही करती है। लेकिन हमारी सरकार लोन किससे लेती है? एलियन से। हमारी सरकार हमसे ही लोन लेती है। भारत एक डेफिसिट बजट चलाता है, यानी कुल मिलाकर सरकार के रिसीट्स उनके खर्चों से कम है और जो बाकी बच जाता है उसे बोरोइंग से भरा जाता है, यानी लोन लेकर। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस ग्रांट्स एंड अदर कैपिटल रिसीट्स। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि हमें कितने बोरोइंग्स करनी पड़ेंगे ताकि सरकार वही खर्चे कर पाए जो उन्होंने बजट में कमिट किए हैं। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है ये। सरकार लोन कहाँ से लेती है? अगर आप पापा की परी हैं तो आपके घर एक चलता फिरता एटीएम है। आपके पापा, आप पापा से 2 मीठी बातें करके लोन ले सकते हैं और पापा आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको पैसे देंगे भी, या फिर आप बैंक के चक्कर काट सकते हैं। वैसे ही सरकार के पास भी एडिशनल पैसे खड़े करने के लिए यानी डेट के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक होता है इंटरनल डेट यानी जनता जनार्दन से लिया हुआ लोन, मार्केट बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, बॉन्ड से आया हुआ पैसा सरकार आपसे बोरो करती है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके प्राइसेस सोने के प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं। प्लस
प्लस सरकार आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। ये सरकार ने आपसे लिया हुआ एक लोन है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर हमारे ट्रेड पार्टनर्स यानी दूसरे देशों से लिया हुआ डेट होता है। सरकार देश को स्टेबलाइज करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए, देश के डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के लिए और रोड्स बनाने जैसे कामों के लिए खर्चे करती है। और जब ये सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ पाते तो लोन लेती है। लोन तो शादी करने के लिए भी लिया जा सकता है और एक ही इवेंट में सारा पैसा उड़ाया जा सकता है, या फिर लोन लेकर एजुकेशन भी लिया जा सकता है। शादी वाला लोन बुरा लोन है, क्योंकि बारातियों को खाना खिलाने से आपकी फ्यूचर इनकम थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अच्छा जॉब पाकर आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। लोन बुरा नहीं होता, लोन किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो चीज अच्छी या बुरी हो सकती है। देश के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। एक सशक्त और स्मार्ट इकोनॉमी वही होती है जो लोन का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करती है। लोन लेकर रास्ते बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पैसों का सही इस्तेमाल है। आप लोन ले सकते हैं लेकिन लिमिट में। एक लिमिट के बाद बैंक भी आपको लोन देना बंद करेगी, राइट? अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं और आपको 2 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक भी आपको पूछेगी क्या फूक के आया है बे? हमारे देश में भी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लिमिट्स लगाए गए हैं। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट लाया था। ये एक्ट कोशिश करता है कि सरकार एक लिमिट के बाहर लोन लेना बंद करे, ताकि कोई एक सरकार 5 साल के लिए लोन ले लेकर देश को कंगाल ना कर दे। यहाँ हमने 20 साल का टारगेट रखा था, लेकिन बीच में पेंडेमिक आया और सारा प्लान चौपट हो गया। ये चार्ट देखिए, यहाँ पहले वाले चार्ट से दूसरा चार्ट मुझे ज्यादा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लोन की किश्तें चुकाने में ही हमारे ज्यादातर पैसे खर्च हो रहे हैं। आज भी हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट रीपेमेंट ही होता है। क्या भारत एक डेट साइकिल में अटक चुका है? हम इस टॉपिक पर फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे जरूर। चैप्टर 5 कंक्लूजन। इन दी एंड यही कहना चाहता हूँ कि गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। गरीबों को सब्सिडीज तो मिली, अमीरों को रिबेट्स भी मिली, मिडिल क्लास को मिली सिर्फ और सिर्फ डिबेट। सरकार आपको गरीबी से ऊपर उठने में मदद जरूर करेगी, लेकिन जो बड़ी मेहनत से गरीबी से ऊपर उठे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन हर साल गरीबी की व्याख्या बदलेगा और आप ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेंगे। मिडिल क्लास चुपचाप अपना टैक्स भरता है और उसका पैसा UPSC के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है, या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से अबे नेहो ने जैसे एक्सप्लेन किया, लास्ट ईयर में भी जब इन्होंने एक्सप्लेन किया था ना, तो सच में बहुत मजा आया। और बजट नॉर्मली अंबर को ना कई चीजें नहीं समझ लगती क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकली होता है। मुझे इवन इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता था, समझ ही नहीं आती थी, तो सुनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। देख के वो अपनी अकाउंटिंग के चैप्टर्स की वजह से ये जो कैपिटल, ये जो एक्सपेंडिचर, ये बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सारे जो है ज्यादा इसकी सारी डिटेल अकाउंटिंग में पड़ी हुई है, तो वो काफी हद तक क्लियर हो गई। मैं वही कह रही हूँ कि ये जो साथ 2 MBA वाले बिठाए हुए हैं ना, MBA की वजह से इनको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आई है। वो जो कुछ अकाउंटिंग टर्म यूज किया ना, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हुआ है। बट खैर मेन बजट पे आते हैं कि क्या था बेसिकली, कि आपकी इनकम कितनी, आपका एक्सपेंस कितना, उसके बाद जो आपका वो डिफरेंस कितना है, मतलब जो आपने लोन की मद में लेना। और मेरा ख्याल है इंडिया में सबसे ज्यादा जो उन्होंने पेमेंट करनी है ना, वो पेंशन से भी ज्यादा, जो डिफेंस से भी ज्यादा वो लोन पेमेंट्स हैं। लेकिन इंडिया अगर अपने मुल्क में थोड़ा सा जरा वो उनको सेट करने के लिए लोन लेते भी है ना, तो वो सही जगह पे खर्च करते हैं, मतलब एजुकेशन पे करेंगे या मोस्टली मतलब एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आप कह सकते हैं काफी बेहतर है। तो लेते जा रहे हैं और खाई जा रहे हैं। इधर जरा थोड़ा सीन उल्टा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इधर ना नॉर्मली वो अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपनी यशों के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल हम लोग क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान में ना मतलब 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो 99% को कंट्रोल करती है। आप देखें कि 2018 में 17-18 में जो यहाँ पे इन्फ्लेशन थी वो थी 5%, ठीक है, और इस टाइम जो इन्फ्लेशन है वो 40% से अबव है। अच्छा, और आप मुझे इंटरेस्ट रेट का भी बता रहे थे, वो कितना हो गया? बहुत हाई है इंटरेस्ट रेट, तो इस टाइम
4.25% पे चला गया। इंडिया में बताएं इस टाइम बैंक इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? बिल्कुल ऐसे बहुत जब हम ज्यादा। ये देख रहे थे तो साथ साथ उसको पाकिस्तान के साथ भी रिलेट कर रहे थे कुछ चीज, और ये नानवी ने बिल्कुल सही बात की कि अगर वो ले भी रहे हैं लोन, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, वो एग्जांपल्स है, शादी वाली एग्जांपल्स और हाँ। एजुकेशन वाली एग्जांपल्स है कि लोन गलत नहीं है, आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं और फिर वो आपको रिटर्न बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चीज जो है वो अच्छा, देखनी इसमें मैंने पड़ती एक है। टर्म यूज की, शायद आप लोगों ने इग्नोर कर रहे हो, वो यूपीएससी स्कैमर। हाँ 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 हाँ, शायद आपने वो पता है क्या, ये पीछे ना काफी व्लॉगर्स ने उसके ऊपर ना वो मुद्दा उठाया कि ये यूपीएससी इंडिया का बड़ा टफेस्ट एग्जाम है, Movies और में देखा उसमें है। भी बड़े इश्यूज चल रहे हैं। उसमें पीछे कोई एक आईपीएस ऑफिसर है, कोई लेडी है, मुझे अब नाम नहीं याद, तो वो मतलब शायद क्या उसको कहते हैं, मैनिपुलेट करके कुछ ऐसी चीजें, और वो उसको अपॉइंट किया गया, क्योंकि सारी बात है जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं उनको अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होते हैं, तो ताकि वो आपको पता है वो काला धन को सफेद किया जाए और ऐसे चीजें करने के लिए अपने फेवरेट लेके आते हैं। तो खैर इस पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे इन फ्यूचर में, बट ये ओवरऑल ना अभ्यार नीहू ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया यार, और मतलब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा है, मतलब काफी अरसे से हम स्टडी से जरा आउट थे, मतलब तो उसको काफी अच्छे। कैटेगराइज कर देते हैं, फिर उसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, फिर एंड पे कंक्लूजन में जाके मतलब अच्छे तरीके से उसको और एक proper और बात detail- उन्होंने बताई कि यार वो मुझे मेरे लिए काफी शॉकिंग रही है कि, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया था कि मोस्टली जब इंडियंस है ना, मैं देखता था वो दुबई में आते गोल्ड थे खरीदते हैं गोल्ड वहाँ। खरीदने के लिए, और सच में किलो किलो गोल्ड खरीद जाते थे। हाँ, इंडियंस के वो पास कहते हैं गोल्ड इसकी एक सेपरेट वीडियो है तो तो आई reason- डोंट नो क्यों इंडिया में क्यों नहीं खरीद रहे, शायद उधर टैक्सेस ज्यादा है, हाँ, कुछ ऐसा टैक्स ही से होगा बचने के reason लिए यहाँ। कर रहे हैं। नो डाउट गोल्ड तो उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन खरीद जो है वो उधर बाहर से से और हमने ना इंडिया से रिलेटेड काफी वीडियोस किए हैं, जिसमें हमने रिसेंटली किया था इंडिया इन 2030। तो यार वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब जैसे बुलेट ट्रेन आ रही है और कितने कितने बड़े ब्रिज बन गए हुए हैं, अभी अब देखो वो Infrastructure में काफी कुछ और इसके उन्होंने अलावा बताया। मैंने सुना है कि तकरीबन 200 सुपर प्लेन्स का भी ऑर्डर दिया ये एयर Airport इंडिया बन ने। रहा है और हाँ, ये सारा तो कुछ कर ओवरऑल देखा जाए ना तो काफी बेहतर चल रहा है। हाँ, बट ये है कि जो उधर जो लोग रहते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि एक आम मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या आता है। वो बार बार कह जा रहे थे Middle class मिडिल वाला फिंगर और अमीर से अमीर तक तो और गरीब लेकिन उधर पाकिस्तान जा में तो वो लोन भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, उनसे लोन भी लेते जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं नजर आ रहा। हाँ खैर इधर तो बिजली नहीं अपने- पूरी हो रही। अपने साथ कंपेयर करें अच्छा बिजली से याद है, अच्छा वो ना इनकरेज कर रहे हैं कि घर वालों को मतलब कि आप सोलर पे शिफ्ट हो 300 यूनिट्स भी फ्री मिलेंगे। फ्री मिलेंगे, वाह यहाँ पे यार। सोलर पे टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। अच्छा और मैं सोलर आपको अपने पैसों से हाँ लगाए। अब लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, अगर गवर्नमेंट सोलर का प्लांट खुद लगाते हैं ना, सोलर पैनल्स वगैरह जो इंस्टॉल वगैरह होते हैं, तो वो उसका ना कॉस्टली होता है। हाँ, ज़रूर अगर सी वो बात है, आप हाँ। अपने इंडिविजुअली अगर आप घर में इंकरेज करें ना, क्योंकि एक तो उसमें ना मतलब आप अपने बजट के हिसाब से इंस्टॉल बिल्कुल करते हो, दूसरा आप ना उसकी क्लीनिंग भी खुद करते हाँ, हो, खुद करते हैं। तो आप ना उसको ना और हिफाजत भी करते हो, बिल्कुल ऐसा तो ही है। वो ज्यादा चीपर नहीं, पड़ता है वो और बड़ी government अच्छी level बात पे है। नहीं, मतलब पर्सनली ठीक है। मेरे हिसाब से पर्सनली ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उसमें ना बेहतर है, हाँ। मतलब सेविंग ज्यादा है। बिल्कुल। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने जो बोला 2003 में जो है उन्होंने बोला था, अटल बिहारी ने हाँ, जो हाँ, है एक एक्ट उन्होंने लेकर आए प्राइम थे कि मिनिस्टर कोई थे। जो है ना वो लोन की एक लिमिट उन्होंने बताई थी, ताकि ये हर दफा जो गवर्नमेंट आके 5-5 सालों ये में ना इस ना तरह को blame करते हो हैं। हमारे के- यहाँ पे यही होता है ना। ये ना कि नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आए हाँ। और वो के खजाना खाली है। हाँ, ये चीज मुझे बड़ी जैसे ज्यादा यहाँ पे हो पसंद रहा है। है। यहाँ आने तो- वाली गवर्नमेंट फिर कर्जा लेने चली जाती है, कहती है जी पीछे वाले पीछे जो है वो से खजाना खाली हाँ, करेंगे, ये आप मेन रीजन है काफी ज्यादा बिल्कुल, जो हम ना हर दफा अपने से रिलेट करते हैं हाँ। पाकिस्तान से कि लोन तो लिया जाता है बट गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.